आप सब लोगों का आज की परिचर्चा में स्वागत है। और जैसा आपको मालूम है कि हमने कल चर्चा की थी कि ऐप के माध्यम से हम खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कैसे लाएंगे, और हम दो स्तर के चुनाव, एक लेजिस्लेचर और दूसरा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इस प्रकार हम इस व्यवस्था को लेके आ पाएंगे। और आज की जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है उसका भी हम समाधान कर पाएंगे। हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव देश भक्त के साथ ओतप्रोत होते हुए जो पॉलिसी निर्धारित होंगी उनके क्रियान्वयन में कार्रवाई कर सकेगी, और वहीं पर लेजिस्लेचर वो नियम कानून पर फोकस करेगी। हमने ये निर्णय लिया था कि हम पहले 15 मिनट इस सेशन पर, यदि आप लोग के कुछ प्रश्न हैं तो उसके बारे में हम लोग टच करेंगे। तो मिस्टर राकेश और डॉक्टर वीएम मिश्रा, would you like to ask any question on the topic of last day session, that is खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था ऐप के माध्यम से? तो आपके जेहन में यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, अन्यथा हम आज के टॉपिक पर चर्चा प्रारंभ करेंगे कि साइबर क्राइम चर्चा फ्री प्रारंभ भारत करिए। कैसे जमीन पर उतारेगा। आज के टॉपिक में जो हो गए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अपन करेंगे उसके बाद। करेक्ट। आज जो चर्चा हो रही है, जो कल का बिंदु था वो क्लोज है। अब आज का जो बिंदु है, जो आज का सेशन है, जिस सब्जेक्ट पे वो स्टार्ट किया जाए, जिसमें कोई सस्पेंसी, कोई वो डाउट क्रिएट होती तो वाले फिर अपन क्वेश्चन करके उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो आप लोग जो है अपने माइक्रोफोन को स्विच ऑफ कर लें, इससे जो इको आ रही है वो इको नहीं हाँ। आएगी। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम साइबर क्राइम फ्री भारत कैसे पैदा करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि साइबर क्राइम फ्री भारत पैदा करना बहुत ही आसान काम है। मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको समझाऊंगा कि कैसे साइबर क्राइम फ्री भारत संभव होगा। तो सबसे पहली बात हमें यह समझना होगी कि जब भी हम साइबर स्पेस में प्रवेश करते हैं तो साइबर स्पेस में प्रवेश करने के लिए हमें एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता होती है। तो चाहे हम लैपटॉप से एक्सेस करें, मोबाइल से एक्सेस करें, किसी भी डिवाइस से हम एक्सेस करें, हमारे पास एक व्यवस्था होना चाहिए जिस व्यवस्था के तहत हम जो है साइबर स्पेस में प्रवेश कर पाए, और उसे कहते हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं लेना। तो हम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं लेते हैं और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को इसके लिए हम भुगतान करते हैं। लिहाजा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास आपके बारे में कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप जो है भुगतान प्रीपेड सेवाओं के बतौर करेंगे या पोस्टपेड सेवाओं के बतौर करेंगे, ये इंफॉर्मेशन एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। वो जो है वो इंफॉर्मेशन आपकी जो कॉल डिटेल रिपोर्ट होती है उसमें भी वो इंफॉर्मेशन होती है। वो स्टैटिक इंफॉर्मेशन इज देयर। जब आप साइबर स्पेस में प्रवेश करते हैं तो आपको एक आईपी एड्रेस अलॉट होता है, और बहुत सारी वोलेटाइल इंफॉर्मेशन जो बैठती है जिसके आधार पर आपकी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
आपका आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई किया जा सकता है, आपका मैक एड्रेस आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन चूंकि कैप्चर करके हम किसी डाटाबेस में संग्रहित नहीं कर रहे हैं, लिहाजा यह इंफॉर्मेशन एक वोलाटाइल इंफॉर्मेशन होने के कारण लैप्स कर जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमें दूसरा काम करना है कि जो ये वोलाटाइल इंफॉर्मेशन है वो जाके किसी फाइल में रिसाइड करे, किसी फाइल में सेव हो। और इसके बाद जो है जिस फाइल में ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन और वोलेटाइल इंफॉर्मेशन, ये दो इंफॉर्मेशन रहेंगी, उसका आईडी या क्यूआर कोड इट विल सिट ऑन द पैकेट ऑफ ईच पैकेट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो अभी हमने इससे इतना हासिल कर लिया है कि जो भी व्यक्ति साइबर स्पेस में प्रवेश कर रहा है उसकी आइडेंटिटी, उसकी लोकेशन, उसकी नेशनलिटी, ऐसी बहुत सारी जानकारी जो है नाउ दैट वुड बी अवेलेबल, एंड दिस वुड बी पॉसिबल बाय फॉलोइंग दिस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो ना करे उसे साइबर स्पेस में घुसने की पात्रता नहीं होगी। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि काफी कंपनियां विदेशों की हैं, अमेरिका की कंपनी है, चाइना की कंपनी है, और उन्होंने सर्वर जो है वो अपनी कंट्री में लगा के रखे हैं। और जब ये कंपनियां भारत में सेवाएं देती हैं तो इनका बिजनेस एग्रीमेंट होता है जिसके तहत उनको वो सेवाएं एक्सटेंड करने की पात्रता मिलती है। लिहाजा इस सर्विस एग्रीमेंट को, इस एग्रीमेंट को हमें रिफाइन करना होगा और हम बड़ी आसानी से इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कह सकते हैं, इन कंपनियों को कह सकते हैं कि आपके सर्वर जो है वो भारत की भूमि पर लगाना होंगे, जिससे जो इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें इनके सर्वर से चाहिए, जो वोलेटाइल इंफॉर्मेशन के से अतिरिक्त है, तो वो इंफॉर्मेशन हमें मिलने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमको दो सोर्स हो गए इंफॉर्मेशन मिलने के। एक वो इंफॉर्मेशन जो कि वोलेटाइल है, स्टैटिक है, उसको हमने कैप्चर कर लिया। दूसरी इंफॉर्मेशन जो कि इनके सर्वर पर जो है कैप्चर हो रहे हैं, और सर्वर पर जो इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही है वो हम रिक्विजिशन कर पाएंगे फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए केस। अब तीसरी सवाल उठता है कि जो साइबर क्रिमिनल है वो क्राइम करने के लिए उसके पास कुछ लिमिटेड तरीके हैं, और वो जो है उन लिमिटेड तरीकों के माध्यम से हजारों लोगों को संपर्क करता है। उनमें से बहुत कम लोग मूर्ख बन पाते हैं और जिनको हम साइबर विक्टिम कहते हैं। लेकिन वो अपना जो इस पूरी कार्रवाई को यदि हम कहें तो हम इसको मछली पकड़ने से, फिशिंग नेट के से कंपेयर कर सकते हैं कि जब एक मछुआरा एक लंबे एरिया में अपना मछली का जाल को फेंकता है तब कुछ मछलियां उसके सपेड़े में आती हैं, उसके जाल में फंसती हैं। लेकिन जितने बड़े एरिया में उसने नेट फेंका, जितने लोगों को एसएमएस भेजा, जितने लोगों को उसने फोन लगाया, जितने लोगों को उसने लिंक भेजा, ये सब जो कार्रवाइयां हैं यह अपने आप में अटेम्प्ट है अपराध करने का। हमारी व्यवस्था चूंकि अपराधों से निपटने के लिए उतनी सक्षम नहीं है, लिहाजा हम इन अटेम्प्ट को नजरअंदाज कर देते हैं, और जब एक व्यक्ति लुटपिट जाता है तब भी हम बामुश्किल से उसका ऑफेंस कायम करते हैं। तो मेरा इसमें मानना ये है कि हमें इन सब अटेम्प्ट पर भी जो है कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपको आपकी इंफॉर्मेशन की फिशिंग कर रहा है, आपको सूडो लिंक भेज रहा है, आपको सूडो वेबसाइट के माध्यम से आपकी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहा है,
हैकिंग के माध्यम से आपकी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहा है, तो जैसे ही आपको संदेह हो, आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में ही एक ऐप रहेगा जो कि इंटेलिजेंटली जो है सभी ट्रांजैक्शन जो कि साइबर क्रिमिनल से आपके हो रहे हैं उनको ऑडियो, वीडियो और पूरी तरह से कैप्चर करना चालू करेगा। उसके पीछे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, तो यदि वो आपसे कोई ओटीपी या और कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो सिस्टम जो है उस इंफॉर्मेशन को, फिक्टिशियस इंफॉर्मेशन को मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाना चालू करेगा, जिससे आप आसानी से वो गलत ओटीपी, गलत इंफॉर्मेशन यू कैन रीड आउट टू द पर्सन who is trying to seek information about you or who want to victimize you, who want to commit crime with you. तो इससे आपके पास उसके अटेम्प्ट के, उसके सभी जो साक्ष्य हैं वो उसके ऑडियो, वीडियो ना केवल जो है वो रियल टाइम बेसिस पे कैप्चर हो जाएंगे, बल्कि डेट, टाइम और लोकेशन से स्टैम्प हो जाएंगे और रियल टाइम बेसिस पर वो सर्वर पर पहुंच जाएंगे, वो डिजिटल अथॉरिटी के पास पहुंच जाएंगे, वो डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएंगे और ये डिजिटल चित्रगुप्त की जिम्मेवारी होगी कि उस पर एफआईआर भी दर्ज हो और उन साक्ष्यों के आधार पर अपराधी जो ऑलरेडी पहचान किया हुआ है उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए जो हमारे वॉलंटियर्स का नेटवर्क है वो इसमें लग जाएगा। तो अब आप सोचिए कि आपने 100 अटेम्प्ट किए, आपके खिलाफ जो है ना 100 क्राइम यदि रजिस्टर होते हैं और अकाट साक्ष्यों के साथ आपको 100 अपराधों पर पैरेलल में सजा होती है और आप जो है वो सजा कॉन्करेंट ना चल के कॉन्जिक्यूटिव तरीके चलेगी, और यदि हम ये मान लें कि आपने 1000 ऑफेंस किए हैं, 1000 अटेम्प्ट किए हैं और इवन 3 महीने की भी सजा हो तो 3 महीने मल्टीप्लाई बाय 1000, इसका मतलब है कि 3000 महीने की सजा हो जाएगी। और यदि हम 12 से भाग भी दे दें तो वह सजा 20, 25, 30 साल की होगी। अधिकांश केसेस में सजाएं इससे कई ज्यादा हैं। लिहाजा यदि हम इस तरीके की व्यवस्था जमीन पर उतारते हैं तो ना केवल तत्काल संज्ञान होगा बिना थाने जाए, बल्कि सिस्टम ऑटोमेटिकली सभी साक्ष्यों को जो ना कैप्चर करेगा, डेट, टाइम और लोकेशन से उसे लॉक स्टैम्प करेगा, हैश वैल्यू से लॉक करेगा और वह इंफॉर्मेशन के आधार पर एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी और ये एविडेंस जो है पुलिस के पास पहुंच जाएंगे और पुलिस या क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स उस व्यक्ति को अरेस्ट भी जो है बिना समय गंवाए कर पाएंगे। और जब हम 45 दिन के अंदर उसे सजा दिला पाएंगे तो वो व्यक्ति साइबर क्रिमिनल वो जेल में सड़ जाएगा। आज जो साइबर क्रिमिनल क्राइम करता है वो इसलिए क्राइम करता है क्योंकि उसे इजी मनी दिखाई देती है। यदि इजी मनी की बजाय सर्टेनिटी के साथ अपराध का पंजीयन होगा, 45 दिन में सजा हो जाएगी और वो सजा हजारों केसेस में एक साथ होगी और वह आजीवन यदि वो जेल में सड़ने के लिए विवश हो जाएगा तो आप इस बात को मानेंगे कि वह साइबर क्राइम करने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा और यदि हिम्मत जुटाएगा तो जेल में सड़ेगा। लिहाजा हम बहुत आसानी से साइबर क्राइम फ्री भारत जो है वो पैदा कर सकेंगे। अब मैं मिस्टर राकेश गुप्ता और डॉक्टर बीएम मिश्रा जी से पूछना चाहूंगा कि मैंने बड़े विस्तार से आपको समझाया कि कैसे जो है साइबर क्राइम की स्टैटिक इंफॉर्मेशन, वोलेटाइल इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया जाएगा, कैसे जो है हमें अपने एग्रीमेंट को रिवाइज करके सर्वर पर जो है
राकेश अभी माइक्रोफोन आपको। कैसे हम जो है साइबर जो वोलेटाइल और उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर पाएंगे। जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और जो बहुत सारी कंपनियां हैं उनके सर्वर जो है भारत में स्थापित कर पाएंगे, जिससे लोगों को जॉब मिलेंगे और उसके साथ ही साथ हमें वो सब साक्ष्य जो है आसानी से भारतीय नियमों के तहत मिल पाएंगे। हमारे एक छोटे से ऐप के माध्यम से हम इन साइबर क्राइम के बारे में अकाट साक्ष्यों को संग्रहित कर पाएंगे, डेट, टाइम और लोकेशन से स्टैम्प करते हुए, इनक्रिप्ट करते हुए, हैश वैल्यू से लॉक करते हुए हम उन एविडेंस को इनफॉलिबल बनाते हुए इन साइबर क्रिमिनल्स को 45 दिन के अंदर सजा दिला पाएंगे और वो सजा हजारों अटेम्प्ट में जो ना एक साथ लागू होगी। और वो है साइबर क्राइम, जिसने बहुत छोटा सा साइबर क्राइम करने की कोशिश की है, वो जेल में सड़ने के लिए विवश हो जाएगा। और ये जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, हैकर्स हैं, इनकी हिम्मत खत्म हो जाएगी कि वो साइबर क्राइम करने के बारे में सोचें। तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि हम जो है कितनी साधारण तरीके से थोड़े प्रयास से ही साइबर क्राइम फ्री भारत पैदा कर पाएंगे। और ये साइबर क्राइम फ्री भारत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें आगे चल के पेपर करेंसी को खत्म करना है। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा पेपर करेंसी मुक्त भारत। मतलब आगे चल के भारत में कोई पेपर करेंसी नहीं होंगे, कोई नोट नहीं होगा। जब करेंसी नहीं होंगे, पेपर करेंसी नहीं होगी, कोई नोट नहीं होगा, तो ना तो हवाला होगा, ना काला बाजारी होगी, ना जो है ड्रग नारकोटिक्स माफिया के गैंग चल पाएंगे, ना नक्सल्स के गैंग होंगे, ना टेररिस्ट के गैंग होंगे, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे। लिहाजा हम एक स्ट्रोक से भारत की अधिकांश समस्याओं को खत्म कर पाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और मैं आप लोगों का आह्वान करता हूँ कि आपके जेहन में यदि कोई प्रश्न आ रहे हैं कि कैसे ये देश साइबर क्राइम फ्री होगा, और इस बारे में यदि आपकी कोई प्रशंसाएं और कोई जिज्ञासाएं हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया उसे पूछें। क्या सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ, अब आपका माइक्रोफोन ऑन हो गया है और मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है उसको एक बार और अगर दोहरा दिया जाता तो अपन क्या भी वो आए ना, रास्ते पे तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया था, आवाज भी नहीं आ रही थी। अच्छा, तो अगर थोड़ा तो मैं टॉपिक से दोबारा आपके प्रश्न के उसमें मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हाँ। कोई भी व्यक्ति साइबर स्पेस में तभी प्रवेश कर सकता है जब वो टेलीकॉम सर्विस की ले किसी से, चाहे एयरटेल से, बीएसएनएल से, किसी न किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से उसे इंटरनेट के कनेक्शन की जरूरत पड़े। और जो कंपनी आपको इंटरनेट देगी उसके पास आपकी बहुत सारी स्टैटिक इंफॉर्मेशन रहती है, बिलिंग इंफॉर्मेशन रहती है, आप उसे जो पेमेंट करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन रहती है, कॉल डिटेल्स होते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्विचेस के ऊपर होती है जिसे हम वोलाटाइल इंफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, आपके लोकेशन बेस्ड सर्विसेज वगैरह ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो वोलाटाइल इंफॉर्मेशन होती है। उसे जो है कैप्चर करके हम आपके फाइल में स्टोर करके और एक आईडी, एक जो है आईडी नंबर जो है वो इस इंफॉर्मेशन को मिलेगा, और वो इंफॉर्मेशन हर जो है आपके पैकेट पर बैठेगी। इसका मतलब है आपके बारे में, आपकी आइडेंटिटी के बारे में हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। आप कौन हैं, आपकी बिलिंग साइकिल क्या है, आप क्या करते हैं, आपका जो है आईपी एड्रेस क्या है, आपका मैक एड्रेस क्या है,
सब डिटेल्स उसमें होंगे, आपके लोकेशनल डिटेल। दूसरी बात यह है कि जो कंपनियों के साइबर कंपनियां हैं जो कि अपने सर्वर अभी अमेरिका में, चाइना में, यहाँ वहाँ लगाए हुए हैं, उन्हें यदि भारत के साइबर स्पेस में आना है तो हम जो है अपने एग्रीमेंट जो उनसे किए हुए हैं उनको रिवाइज करके उन्हें बाध्य करेंगे कि वो अपने सर्वर इंडिया में लगाएं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमें इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सकेगी और अमेरिका के नियम जो है वो भारत पर नहीं थोपे जाएंगे, और दूसरा इनके सर्वर और बाकी रिसर्च और बाकी सब चीजें जब भारत में होंगी तो भारतीयों को व्यवसाय मिलेगा। अब तीसरी बात है कि जैसे ही कोई साइबर क्राइम करता है तो आपको एक आभास हो जाता है कि ये हमारे साथ क्राइम हो रहा हो, तो आपके ही मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऐप को बिठा दिया जाएगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो वो पूरी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना चालू कर देगा। उसके पीछे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इस बात को समझ पाएगी कि आपसे क्या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ली जा रही है, और वो उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक फिक्टिशियस इंफॉर्मेशन को, एक गलत इंफॉर्मेशन को वो आर्टिफिशियली क्रिएट करके आपके स्क्रीन पर जो है ना उसको दिखाने लगेगी। तो यदि सामने वाला आपसे ओटीपी मांग रहा है तो एक फर्जी ओटीपी आपके जो है सीन उसमें मोबाइल के स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएगा, जिसे यदि आप पढ़ के जो है उस फर्जी ओटीपी को साइबर क्रिमिनल्स को बताएंगे, और जब वो साइबर क्रिमिनल को पाएगा कि वो ओटीपी गलत है तो वो जब अपने बाल नोचेगा, जब आपको वो दोबारा फोन लगाएगा, जब वो आपको गाली देगा, तो वो सब चीजें भी कैप्चर होंगी और ये सब साक्ष्य जो है उसे कोर्ट में आसानी से सजा दिला पाएंगे। जो ये पूरा डिटेल्स है ये डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएगा, जिसका कानूनी नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, और उसका आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो इस अटेम्प्ट की रिपोर्ट पुलिस को करेगा, बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये सब एविडेंस जो है चालान के रूप में कोर्ट में पहुंच जाएंगे और 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से उसे सजा मिल जाएगी। अब हमने आपको ये समझाया है कि साइबर क्राइम जो है एक फिशिंग की एक्टिविटी जैसा है, जिसमें जैसे एक मछुआरा एक लंबे एरिया में नेट फेंकता है तब कुछ मछली उसके पकड़ में आती है, ऐसे ही एक साइबर क्रिमिनल बहुत सारे लोगों के पास लिंक भेजता है, बहुत सारे लोगों को एसएमएस भेजता है, बहुत सारे लोगों को जो है ना फोन लगाता है, तब कुछ लोग मूर्ख बन पाते हैं, राइट। लेकिन उसने जितने लोगों को भी मैसेज भेजा है उसने उतने क्राइम कर दी, तो आपका जो है ये इंजन उतने क्राइम को रजिस्टर कराएगा। तो अज्यूम करिए कि आपने 10,000 लोगों को एसएमएस भेजा तो आपने 10,000 क्राइम कर, और 45 दिन के अंदर इन 10,000 क्राइम में आपको सजा मिलेगी, तो आप जिंदगी भर जेल में सड़ जाएंगे। सड़ जाएंगे कि नहीं सड़ जाएंगे? यस और नो? यस सर। यस यस। तो आप जिंदगी भर जो है जेल में सड़ जाएंगे और आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप साइबर क्राइम करें। एब्सोल्युटली राइट। डू यू एग्री विथ मी? या बट मैं ये बोल रहा था कि आपने एक जामताड़ा शहर का नाम सुना होगा आप, ये वहां पे साइबर क्राइम होता है जैसे, तो वहां पे मैंने ये ऐसा स्टोरी सुना हूँ कि विदाउट ओटीपी के भी पैसे वो लोग फ्रॉड कर लेते हैं। वो जितना टाइम आप वहां से कॉल आता है, आप जो भी वो करेंगे आप उनसे आगे चलेंगे, वो आपके रडार पर पहले आएंगे, उनकी एक्टिविटी पहले रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगी, बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 15 दिन के अंदर चालान और 30 दिन के अंदर सजा मिल जाएगी, और वो साइबर क्रिमिनल जेल में सड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और यदि ऐसे साइबर क्रिमिनल किसी दूसरे देश में बैठे हुए हैं तो उनकी एंट्री हम अपने साइबर स्पेस में तब तक नहीं होने देंगे जब तक हमें उनकी आइडेंटिटी के बारे में डबली वेरिफिकेशन नहीं हो जाता।
क्योंकि हमें उनको हमारे साइबर स्पेस में आने की जरूरत है टू कमिट ए क्राइम। तो ऐसे लोग, ऐसे देश जो कि पूरे देश ही सस्पिशियस हो जा रहे हैं, हम उनको जो है ब्लैकलिस्ट कर पाएंगे। और जहां पे वो मास्किंग या ऐसी ट्रिकों का यूज कर रहे हैं, वो उन ट्रिकों का यूज नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा बैकएंड इंजन अपने, ऐसी सामर्थ अपने सिस्टम में पैदा करेंगे, तो हमारे पास क्राइम का डिटेल रहेगा, क्राइम का एविडेंस रहेगा, क्रिमिनल की आइडेंटिटी रहेगी, और उसे पकड़ने के लिए जो पास में क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स होंगे, उनके माध्यम से उसकी गिरफ्तारी भी उसी समय सुनिश्चित की जा सकेगी। तब हम इस देश को साइबर क्राइम फ्री कर सकते हैं। हमें आज की पुलिस के सहारे हम उसे साइबर क्राइम फ्री नहीं कर पाएंगे। तो आप बताइए, मैंने कितने सरल शब्दों में आपको ये बात समझाई है। एक राकेश साहब, हाँ करेक्ट। तो चूंकि 2 माइक्रोफोन पास होने के कारण वो इको क्रिएट कर रहे थे, तो राकेश ने जैसे ही अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लिया तो अब इको नहीं आ रही, राइट? राइट। तो अब आप ये बात देख पाएंगे कि बहुत कम मेहनत पे हम अपने देश को 3 से 6 महीने में साइबर क्राइम फ्री कर सकेंगे। और जो भी नई नई रणनीतियां हैं, चाहे उनकी जो है डार्क साइड्स हो, ये हो वो हो, हम उन सब लोगों को अपने कब्जे में ले पाएंगे और वो गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ। तो लेकिन ऐसा सर करके जैसे हम ऐसा करके बहुत आसानी से अपने देश को साइबर क्राइम फ्री कर पाएंगे। यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, राइट? और इससे आगे जो है मैं ये बात कहना चाहता हूं कि साइबर क्राइम फ्री भारत को हमने इसलिए प्रायोरिटी दी है क्योंकि हम अपने देश को करेंसी फ्री, जो डीमोनेटाइजेशन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, अब वो डीमोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। सभी जो है लोग जो है, आपके पास नोट नहीं होंगे। आज भी ये बड़ी भारत के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हाथ ठेला अनपढ़ गवार लोग भी अब क्यूआर कोड के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से भुगतान करने लगे हैं। हम इस 6 महीने से 1 साल की अवधि में उसे और पॉपुलराइज कर देंगे। लिहाजा जो है हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। फिर ना तो हवाला रैकेट संभव होगा, ना काला धन होगा, ना भ्रष्टाचार संभव होगा, ना जो है नारकोटिक ड्रग माफियाज होंगे, ना भारत को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, ना टेररिस्ट होगा, ना कुछ गड़बड़ी होगी। यू एग्री विथ मी? या पास। राइट। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम जो है साइबर क्राइम फ्री भारत जो है वो संभव करें, राइट? और हमने जो आपको समझाया है वो कुछ हद तक आप समझ चुके हैं। यह कठिन तो बिल्कुल नहीं है, हम थोड़े से प्रयासों से इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। और जब इससे हमारी आने वाली सभी समस्याएं दूर होने वाली हैं, तो हम पेपर करेंसी मुक्त भारत भी करेंगे। ट्रांजैक्शन की 2% से 5% की कैलकुलेट करके जितनी आवश्यक होगी वो ली जाएगी, और भारत को हम आगे चल के टैक्स फ्री भारत में भी कन्वर्ट करेंगे। तो आगे आने वाले 2 सेशन जो है, एक है पेपर करेंसी मुक्त भारत, और इसके बाद हम टैक्स फ्री भारत पर भी बात करेंगे। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं?
बिल्कुल पूरी तरह से सहमत है। मिस्टर राकेश, आपके मन में कोई क्वेश्चन है क्या? वो क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आज इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि और माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, माननीय अमित शाह जी से प्रार्थना करते हैं कि यह वीडियो उन तक भी पहुंचे। हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, इस आधार पर हम जितने जल्दी संभव हो एग्रीमेंट को रिवाइज करें, जितना जल्दी संभव हो साइबर्स को हम भारत की लैंड पर जो है ना स्थापित करें, जितने जल्दी संभव हो वो ऐप हम जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कर दें, जिससे हम एविडेंस की कैप्चरिंग ऑटोमेटिक कर पाएंगे। तो इन प्रार्थनाओं के साथ जो है इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।